नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं विज्ञान के जीव विज्ञान वाला जो भाग है उसके हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण है। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, ठीक है। और अब हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के यानी कि जो आपका साइंस का भाग है, जीव विज्ञान, उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। कैसे कैसे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और कैसे प्रश्न इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, क्लास 10th का जो लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, उन प्रश्नों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि परपोषी किसे कहते हैं, ठीक है। परपोषी, देखिए, जो पोषण करने वाले जीव होते हैं, मतलब पोषण किस प्रकार से, एक तो स्वपोषी जीव होते हैं, ठीक है, और एक परपोषी जीव होते हैं, ठीक है। स्वपोषी जीव वैसे जीवों को कहा जाता है जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, जो किसी दूसरे पे अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं रहते। लेकिन परपोषी जीव जो होते हैं वह अपने भोजन के लिए, यह क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है। और स्वपोषी अपने भोजन के लिए खुद अपने आप पर ही निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी। स्वपोषी में जैसे कि पेड़ पौधे हो जाते हैं, ठीक है। यह एक स्वपोषी पौधे होते हैं, यानी कि स्वपोषी इसमें पोषण होता है। और पोषी में एक मनुष्य आ जाता है जो अपने भोजन के लिए पशु पर, पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। मतलब जो अपने आप पर निर्भर रहता हो उसे स्वपोषी कहते हैं, और जो दूसरे पर निर्भर रहता हो उसे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। तो आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा तो लिखेंगे कि जो दूसरे से पोषण प्राप्त करने वाले जो जीव होते हैं, मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, परपोषी जीव कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि परजीवी किसे कहते हैं। तो वैसा जीव जो अपना भोजन, आवास जैसी क्रियाओं के लिए अन्य जीवों के शरीर पर या शरीर में वास करते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। देखिएगा, मतलब स्वपोषी और परपोषी तो समझिए गए कि जो अपना भोजन बनाते हैं, और वैसे जो जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं। अरे परजीवी भैया साहब है, ये परजीवी बोलते हैं। देखिए, पर और जीवी मतलब दो, मतलब किसी जीव पर निर्भर रहता हो, मतलब वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए, जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर, किसी अन्य जीव पर क्या कर रहते हैं, अन्य जीव पर विराजमान रहते हैं, मतलब अन्य जीव पर चिपके रहते हैं, उनके शरीर में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी। जैसे कि बाल में क्या रहते हैं, बाल में रहते हैं जू, जिसे आप लोग बोलते हैं, बाल में क्या रहते हैं, जू रहते हैं, तो वह क्या होते हैं, परजीवी कहलाते हैं, क्योंकि वह दूसरे जीव के शरीर पर वास करते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तीन आप लोग समझ गए कि जो अपना स्वयं भोजन बनाता हो उसे क्या कहेंगे, स्वपोषी, और जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता हो उसे क्या कहेंगे, परपोषी। और ये भी जो जीव होते हैं परजीवी, ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर तो निर्भर रहते ही हैं, लेकिन यह उनके शरीर में भी वास करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है भैया, परजीवी कहा जाता है। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं कि मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, किन्हीं दो घटकों के कार्य लिखें। मतलब जो परिवहन तंत्र होता है उसके घटक कौन कौन सा है। तो मानव में परिवहन तंत्र का घटक कौन है, तो मानव में परिवहन तंत्र का घटक कौन सा है, लसिका है, ठीक है। और कौन सा है भैया, तो रक्त है। यह परिवहन तंत्र मतलब हमारे शरीर में दौड़ते रहता है, ठीक है। बोल जा रहा है कि दोनों तरल संयोजी उत्तक होते हैं, और ये जो दोनों लसिका और रक्त होते हैं भाई कैसे होते हैं, तो तरल माध्यम में होते हैं। और कैसे उत्तक के बने होते हैं, तो संयोजी यानी तरल संयोजी उत्तक होते हैं, ठीक है। तरल संयोजी उत्तक होते हैं, ठीक है। और दोनों जल, ऑक्सीजन तथा CO2 का संवहन करते हैं। और ये बोला जाए कि रक्त और लसिका जो है वह जल का, ठीक है, और CO2 का, तथा किसका जी भैया, तो ऑक्सीजन का भी है। तो क्या कर सकते हैं, परिवहन यानी कि संचरण संवहन कह सकते हैं। मतलब ये हमारे शरीर में जल का भी परिवहन कर सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, संवहन कर सकते हैं। और ये जो दोनों होते हैं लसिका और रक्त जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी संवहन कर सकते हैं।
लसिका और रक्त जो होते हैं ऑक्सीजन का भी हमारे शरीर में संवहन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो लसिका और रक्त होते हैं भैया, अगर बोला जाए ये कैसे होते हैं, तो तरल संयोजी उत्तक होते हैं। अगर बोला जाएगा कि आपके शरीर में कौन से परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, तो लसिका है और कौन कौन सा है, रक्त है। लसिका और रक्त क्यों हो भैया, तो यह लसिका और जो रक्त है हमारे शरीर में पूरी तरीके से क्या रहता है, हमेशा विद्यमान रहता है और एक जगह से दूसरी जगह तक जाता रहता है, जिसके कारण हमको जल की पूर्ति भी हमारे शरीर को हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की तो निकलता है ना शरीर से, जब इसका रीयूज होता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन की भी हमारे शरीर के ऊतकों की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि हरे पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं। अच्छा, आप तो बोल दिए कि स्वपोषी, स्वपोषी मतलब पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा ही स्वपोषी काहे होता है, यानी कि जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक क्यों होते हैं। जो हरे पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वे उत्पादक क्यों होते हैं, वे ही क्यों उत्पादन करते हैं, तो सुनिए। तो पौधे जो होते हैं वह CO2 H2O सूर्य के प्रकाश तथा हरित लवक की सहायता से अपने तथा जीव जगत के दूसरे जीवों के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। देखिए साथियों, अगर हरे पेड़ पौधे को उत्पादक की प्रक्रिया समझनी है कि इनको उत्पादक क्यों कहते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा फोटोसाइंथेसिस। हमको क्या समझना पड़ेगा, फोटोसाइंथेसिस समझना पड़ेगा। फोटोसाइंथेसिस बोले तो फोटोसाइंथेसिस बोले तो फोटोसाइंथेसिस बोले तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसाइंथेसिस बोले तो वही प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को अगर आप लोग समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण को आप लोग अगर समझते हैं, ये संश्लेषण थोड़ा गलती है, देख लीजिएगा एक बार। प्रकाश संश्लेषण को अगर आप लोग समझते हैं तो इसमें यह बताया जाता है कि पौधों में भोजन बनाने की वह प्रक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिज लवण की आवश्यकता होती है, जिसके कारण जो होते हैं पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, अगर बोला जाए इसे उत्पादक क्यों कहते हैं, तो हरे पेड़ पौधे को उत्पादक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो हरित लवक होते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, H2O जल की उपस्थिति में और क्या बन जाए खनिज लवण की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, और हमें भी इनसे जब इसमें फल लग जाते हैं और पक जाते हैं, इनसे हमें भोजन प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला जा रहा है क्वेश्चन कि पौधे हरे क्यों होते हैं भाई। ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है कि हरा पेड़ पौधा है, हम यहाँ पे हरा ही काहे लिख रहे हैं। देखिए, पौधों में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है भाई, इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल, और इन्हीं क्लोरोफिल के कारण ये जो पौधे होते हैं हरे दिखाई देते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य इतना है कि पेड़ पौधे हरे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उन पेड़ पौधों में क्या होते हैं, हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल होता है। ठीक है, चलिए बोला जाएगा अगर क्वेश्चन कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, तो आप लोग को तो यह जरूर मालूम होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा रक्त होता है वह लाल दिखाई देता है, और इसमें ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन ला के जोड़ दे रहा है। तो वैसा हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती हो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन युक्त जो हीमोग्लोबिन होता है उसी को क्या कहते हैं भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। बोल दे रहा है कि रंध्र, रंध्र किसे कहते हैं, आखिर यह रंध्र होता क्या है। तो देखिए, रंध्र को तो अंग्रेजी में, ये तो रंध्र इस प्रकार लिखा जाता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं भाई स्टोमाटा। ठीक है, रंध्र को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं भाई, पेड़ों की क्या होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में आप लोग को रंध्र दिखाई देता होगा, नहीं दिखाई देता है क्योंकि हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती है या इतना सूक्ष्म होता है, जिसके कारण जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अपने उत्सर्जन की प्रक्रिया कर सकें, इनके कारण क्या होती है, इन पत्तियों में छोटी छोटी छिद्रें होती हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। क्या आप रंध्र को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि पौधों में जल और खनिज लवण के संवहन के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है। बताइए कि पौधा में जल भी आ रहा है, खनिज लवण भी आ रहा है, आखिर ये किस उत्तक के कारण आ रहा है भाई। तो देखिए, पौधों में जाइलम से जल एवं फ्लोएम से खनिज लवण का संवहन होता है। अगर बोला जाएगा आपसे
कि पौधों में जाइलम से, जाइलम, जाइलम मीन्स ज से जाइलम, ज से जल, मतलब जाइलम से जल का संवहन होता है, और फ्लोएम से खनिज लवण का, फ्लोएम से खनिज लवण का। ठीक है, अगर बोला जाएगा फ्लोएम से किसका संवहन होता है भाई, तो फ्लोएम से खनिज लवण का संवहन होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि जाइलम से, तो ज से जाइलम, ज से जल, मतलब जाइलम से पौधों में जल का संवहन होता है, और फ्लोएम से खनिज लवण का संवहन होता है। ठीक है, और प्रासरणी दाब का जो संवहन में महत्वपूर्ण रहती है ये सब। ठीक है, और काफी ऊंचे पौधे में रसारोहण प्रक्रम द्वारा जल का परिवहन भी होता है। बस अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में जल का परिवहन किसके कारण होता है, किस उत्तर के कारण, तो ज से जाइलम, ज से जल के कारण होता है, मतलब जाइलम के कारण होता है। और खनिज लवण का किसके कारण होता है भाई, तो फ्लोएम के कारण इसका संवहन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल दे रहा है कि उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए, और उत्सर्जन के दो प्रमुख अंगों के नाम लिखिए, दो उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखिए। बोला जा रहा है कि उत्सर्जन आखिर कहते किसे हैं, तो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जो हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया जो होती है, उत्सर्जन कहलाती है। देखिए, आप लोग भोजन करते हैं, और भोजन करने के बाद आप लोग उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जो भी मलमूत्र होता है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार यह बोल रहा है कि जितने भी आप उपापचयी क्रियाएं करते हैं, हमारे शरीर में जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, उनको शरीर से जो बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, और यह जो उत्सर्जन के जो अंग होते हैं, वृक्क के कारण होता है, फेफड़ा के कारण होता है। ठीक है, और उत्सर्जी अंग मतलब उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से, मल और मूत्र होते हैं, पसीना भी एक उत्सर्जी पदार्थ है, तो चमड़ा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी के लिए। भाई सूर्य का प्रकाश किसके लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी के लिए, क्योंकि स्वपोषी जो होते हैं यानी पेड़ पौधे जो होते हैं, वो अपना भोजन किससे प्राप्त कर सकते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से ही अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि जलीय जीव की तुलना में, जो जलीय जीव होते हैं उनकी तुलना में स्थलीय जीव किस प्रकार श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दशा में लाभप्रद होते हैं। मतलब जलीय जीव की तुलना में जो स्थलीय जीव होते हैं वह किस प्रकार श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दशा में लाभप्रद होते हैं। तो जलीय जीव जो होता है जल में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन में उपयोग करते हैं, और जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से कम होती है। ठीक है, इसलिए जलीय जीवों के श्वसन की दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक होती है। मछलियां जो होती हैं अपने मुंह के द्वारा जल लेती हैं और बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती हैं, वहां जल में घुली हुई ऑक्सीजन को रुधिर प्राप्त कर लेता है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई यह बताइए कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है कि जो स्थल पे ऑक्सीजन की मात्रा यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो आपका उत्तर होगा कि स्थल में जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, और जल में क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जल में जो होता है ऑक्सीजन घुला रहता है, जल में क्या रहता है, ऑक्सीजन H2O जो होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, घुला रहता है। और इन्हीं ऑक्सीजन को क्या करती हैं भाई, मछलियां लेती हैं, और मछलियां लेकर के उससे क्या करती हैं, अपना श्वसन करती हैं। ऐसा बोला जा सकता है कि जलीय जीव में अगर आप लोग रहते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई जलीय जीव है, तो उनमें सांस लेने की जो दर होती है वह ज्यादा होती है, बल्कि जो स्थलीय जीव होते हैं उनमें सांस लेने का जो मतलब स्तर होता है जलीय जीव की तुलना में काफी कम होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, बोला जाए कि मूत्र बनने की मात्रा जो होती है किस प्रकार नियंत्रित की जाती है। तो मूत्र बनाने की जो मात्रा होती है वह इस प्रकार नियंत्रित की जाती है ताकि जल की मात्रा का शरीर में संतुलन बना रहे, और जल को उत्सर्जित मात्रा इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना विलेय वर्ज्य पदार्थ उत्सर्जित करना है। अतिरिक्त जल का वृक्क का पुनर्वशोषण कर लिया जाता है तथा उसका पुनः उपयोग किया जाता है। देखिए, मूत्र बनने की जो मात्रा होती है किस प्रकार मतलब निर्धारित होती है कि इतना मूत्र बन सकता है, तो आपके यह दो बातों पर तो निर्भर कर सकता है कि एक तो आपके शरीर के अंदर कितना अपशिष्ट पदार्थ है, या आप कितना पानी पी रहे हैं, उसके अनुसार क्या बनता है, मूत्र बनने की प्रक्रिया बनती है। ठीक है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान का अगर बात की जाए तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्था एवं पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। देखिए, जो पौधे में अगर गैसों का आदान प्रदान, तो पौधों से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और हम पौधों को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, और इसके जिसके कारण क्या होती है, यह प्रक्रिया अगर बोल जाए कौन सी प्रक्रिया होती है, तो विसरण के द्वारा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बोला जा रहा है कि वाष्प उत्सर्जन की परिभाषा दे, मतलब वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो पौधे की पत्तियों में स्थित सूक्ष्म छिद्रों यानी कि स्टोमाटा, जिसे अभी आप लोग रंध्र पढ़े थे, किधर पढ़े थे भाई, तो रंध्र के बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़े थे। ठीक है, स्टोमाटा रंध्र यानी कि छिद्र, स्टोमाटा एवं तना के दरारों में स्थित छिद्रों के द्वारा आवश्यकता से अधिक जलवाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब मान लीजिए पतिया था, इस पतिया में छोटा छोटा क्या था जी, छिद्र था, जिसे हम लोग रंध्र कहते थे। और जब सूर्य का प्रकाश पड़ा तो इसमें से अधिक मात्रा में वाष्प उत्सर्जन हो गया, मतलब जो इसमें जल की मात्रा थी वो क्या हो गई, उड़ गई। ठीक है, इसे क्या कहते हैं भाई, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। मतलब वाष्प बन करके जो भी शरीर में जो भी किसी भी वस्तु पर पानी पड़ा है, वाष्प बन करके उत्सर्जित हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है, उसे ही वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में तो अंतर आप लोग स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, आपकी बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न रहता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। तो जाइलम जल और खनिज लवणों की भूमि से क्या करता है, पौधों तक पहुंचाता है। अभी आप लोग जाइलम से बोले कि जाइलम से किसका संवहन होता है, जल से, जल का, और फ्लोएम से किसका, तो खनिज लवण का। ये तो हो गया। और जो जाइलम होता है, ये जाइलम क्या करता है, अवशोषण का काम करता है। जाइलम क्या करता है, तो भाई ये अवशोषण का काम करता है। ठीक है, ये फ्लोएम जो है ये वितरण का काम करता है। ये क्या करता है भाई, तो वितरण का काम करता है। जाइलम किसका काम करता है, तो जाइलम अवशोषण का काम करेगा, और जो फ्लोएम होगा वो वितरण का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, पोषण क्या होता है और इसके विभिन्न चरण कौन कौन से, मतलब पोषण किसे कहते हैं। तो जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया जो होती है वह पोषण कहलाती है। मतलब आप भोजन कर रहे हैं, उस भोजन के कारण क्या हो रहे हैं, आप कोई भी कार्य कर पा रहे हैं, उस भोजन के कारण आपको ऊर्जा मिल रही है, वही आपके लिए क्या है, पोषण है। हम भोजन किए हैं, इसके कारण यहाँ पे बोल पा रहे हैं, वो हमारे लिए क्या भाई, पोषण है। ठीक है, और बोला जाए इसके विभिन्न चरण कौन कौन से, तो स्वपोषी पोषण होता है और विषम पोषी पोषण होता है। जो भी आप लोग को शुरू में यही तो क्वेश्चन चला कि आखिर स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और परपोषी पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लसिका के बारे में थोड़ा याद रखिएगा कि लसिका क्या होता है, रुधिर के समान एक तरल संयोजी उत्तक होता है और रंगहीन होता है। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज, विटामिन और अमीनो अम्ल, यूरिया, प्रोटीन आदि भी मिलता है। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, अगर बोला जाएगा कि रक्त क्या है, इसके संगठन के कार्य कौन कौन से हैं, इसके संगठन का वर्णन कार्य के साथ करें, मतलब रक्त क्या होता है। ठीक है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। अभी आप लोग इधर पढ़े कि रक्त और लसिका के बारे में पढ़े थे इधर। ठीक है, तो रक्त क्या है भाई, एक तरल संयोजी उत्तक है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या करता है जी, संवहन करता है। ठीक है, और रक्त कितना प्रकार का, तो रक्त आप लोग पढ़े थे कि लाल रक्त कोशिका आरबीसी, और श्वेत रक्त कोशिका यानी डब्ल्यूबीसी, और पट्टिकानु कोशिका होता है और प्लाज्मा होता है। ठीक है, अगर बोला जाएगा कि रक्त के जमने में पट्टिकानुओं की क्या भूमिका होती है, तो रक्त के जमने में पट्टिकानुओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह अक्रियाशील जो होता है प्रोथ्रोम्बिन की क्रियाशील थ्रोम्बिन में बदलती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है, रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है, तो द्विगुण परिसंचरण का संबंध जो होता है वह रक्त परिवहन से है, और परिवहन के समय जो रक्त होता है वह 2 बार हृदय से गुजरता है। ठीक है, और अशुद्ध रक्त जो होते हैं दाएं नीलय से फेफड़े में जाता है और शुद्ध होकर के आए अलिंद में हो जाता है। ठीक है, और शाकाहारी मांसाहारी तो आप लोग जानते करते हैं। ठीक है, जो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए केवल पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं या पेड़ पौधे से बने उत्पाद को ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। और मांसाहारी जो होते हैं, जो भाई पेड़ पौधा से भी प्राप्त भोजन को कर रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, वो तो सर्वाहारी के श्रेणी में तो एक तरफ से बोला जाए। लेकिन मांसाहारी और शाकाहारी में यही अंतर रहता है कि शाकाहारी जो होते हैं पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन को ग्रहण करते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं वह जीवों को खाते हैं। ठीक है, चलिए रक्त के बारे में तो आप लोग समझ लिए। प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप लोग को शुरू में बता दिए कि पौधों में भोजन बनाने की वह प्रक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण की आवश्यकता होती है, जिस कारण वो अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है भाई, तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद स्वपोषी और विषम पोषी बताइए दिए कि स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और विषम पोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। चलिए उसके बाद किण्वन क्या होता है,
तो बोला जाएगा किण्वन जो होता है एक अवायवीय श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर से क्वेश्चन आएगा आप लोग को कि पादप हार्मोन के बारे में नियंत्रण और समन्वय चैप्टर से, ये तो प्रक्रम वाला पढ़ रहे थे, नियंत्रण और समन्वय चैप्टर से आएगा कि पादप हार्मोन क्या होता है। तो वैसे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पादप हार्मोन कहा जाता है। और जो पादप हार्मोन होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे ऑक्सीन होता है, इथाइलिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ऑक्जेलिक एसिड भी होता है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, मतलब जो पौधों में जो भी नियंत्रण की प्रक्रिया होती है, कैसे पौधे बढ़े, कैसे छोटे हो रहे हैं, मतलब उनमें जो विकास किस प्रकार से हो रहा है, इस बात के लिए जो निर्भर रहता है उसे क्या कहा जाता है, तो पादप हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगर बोला जाए कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहता है कि आखिर पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जा रहा है। तो जो पीयूष ग्रंथि होता है वो मस्तिष्क के आधार तल पर जो होता है ऑप्टिक काइज्मा के पीछे शिलाटर्शिका गुहा में बंद रहती है, और शरीर का शायद ही ऐसा कोई अंग है जो पीयूष ग्रंथि से प्रभावित न होता हो। इसी कारण से इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो कल के रसायन विज्ञान का जो क्लास चला था तो उसमें भी शायद यह क्वेश्चन की चर्चा हुआ था कि आयोडीन युक्त नमक की हमें सलाह क्यों दी जाती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन के, अगर आपके शरीर में, मतलब ऐसा आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं कि आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए क्या दिया जाता है, आयोडीन युक्त कमी मतलब आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। अगर हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, हमें गाइटर रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, गाइटर, यानी कि शरीर के कोई एक भाग होगा, जैसे कि गला, और गला का बाहर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, जिसे आम भाषा में हम लोग घेंघा रोग भी कहते हैं। ठीक है, यह रोग आयोडीन युक्त नमक की कमी से हो सकता है हमें, तो इसलिए आयोडीन युक्त नमक हमको खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलिए, उसके बाद अगर बोला जाए कि मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। जो मधुमेह के रोगी होते हैं, मधुमेह के रोगी, उनको इंसुलिन की, मतलब इंसुलिन का उसे इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। तो इंसुलिन वह हार्मोन होता है जो अग्नाशय में उत्पन्न होता है। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि वह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा, जिस कारण शरीर में उनके हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए मधुमेह के कुछ रोगी को चिकित्सक इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि उनके शरीर में रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है। अगर आप लोग इंसुलिन के बारे में अगर बोला जाएगा कि जो मधुमेह के रोगी होते हैं उन्हें आप लोग इंसुलिन क्यों देते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों देते हैं, तो इसके बारे में देखिए, जो मधुमेह हो जाता है लोगों को, तो पहले मधुमेह जब हो जाता था तो जानवरों यानी कि सुअरों को मार करके उनके अमाशय से हम लोग क्या निकालते थे, अग्नाशय। अग्नाशय से मतलब उनके सूर्य को जो अमाशय में जो अग्नाशय होता था उनमें से हम लोग इंसुलिन निकाल करके क्या देते थे इनको, मतलब जो भी मधुमेह के रोगी होते थे उनको दिया जाता था। लेकिन मधुमेह के रोगियों को जब यह मतलब जानवरों से मार कर लिया जा रहा है तो उन्हें एलर्जी हो जाता था जब उनको दिया जाता था, तो जिसके कारण यह रोग जल्दी ठीक नहीं हो पाता था, उनको एलर्जी जैसा एक और बीमारी उत्पन्न हो जाता था। इसलिए इंसुलिन नाम का जो वैक्सीन होता है उसको उनको दिया जाता है। ठीक है, चलिए मधुमेह क्या होता है, तो अग्नाशय से स्रावित होने वाला इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला यह रोग होता है। ठीक है, चलिए एगो तंत्रिका तंत्र का आप लोग चित्र बनाम देख लीजिएगा, आप लोग के लिए जरूरी है। अब आते हैं जीव जनन कैसे करते हैं उस चैप्टर में। देखिए अगर बोला जाए इसमें क्वेश्चन कि नर और मादा की एक एक जनन अंग और स्रावित हार्मोन का नाम लिखें, तो नरलिंग का हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, और मादा योनि का हार्मोन जो होता है वह एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, अगर बोला जाए कि युग्मक किसे कहते हैं, तो नर से नर युग्मक का प्राप्ति होता है और मादा से मादा युग्मक। तो नर और मादा जनन कोशिकाओं के जैसे नर में शुक्राणु और मादा में क्या होते हैं, अंडाणु उत्पन्न होते हैं। तो नर के लिए जो उनका शुक्राणु होता है वह युग्मक होता है, और मादा के लिए अंडाणु जो होता है उनका युग्मक होता है। ठीक है, पर परागन किसे कहते हैं, और स्वपरागन। देखिए अगर परागन, इस पहले बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। अगर परागन के बारे में पूछता है तो परागन किस में होता है, पेड़ पौधे यानी कि फूल के जो पौधे होते हैं उनमें होता है।
यह दो प्रक्रियाओं द्वारा हो सकता है। एक तो हो सकता है स्वपरागन के द्वारा, और एक हो सकता है किसके द्वारा भाई, तो परपरागन के द्वारा। स्वपरागन वह प्रक्रिया होता है जिसमें पौधे के, मतलब मान लीजिए यह कोई पौधा है और इसका यह कोई क्या है, पुष्प है, इधर क्या है, कोई पुष्प है, इधर भी क्या है, कोई पुष्प है। तो ठीक है, तो इसमें जो पुष्प जो होते हैं इनके क्या होते हैं, इसमें परागकण होते हैं। ठीक है, और यह परागकण जो होते हैं एक पुष्प के क्या करते हैं, यह परागकण जो होते हैं इसी जो पौधा के दूसरे पुष्प के, मतलब इसके वर्तिकाग्र में जाल चले जाते हैं और निषेचन कर लेते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया होती है क्या जी, तो यह स्वपरागन, मतलब इसका ही, इसी पौधा का क्या है जी, यह युग्मक है और इसी के क्या, कहाँ पे आ गया, इसी के वर्तिकाग्र में आके इसे क्या कर लिया, निषेचन कर लिया, तो इसे स्वपरागन कहेंगे। लेकिन परपरागन जो होता है, मान लीजिए यह कोई पौधा है, यह कोई पौधा है, इसके कोई फूल है यह, और इसके भी इधर भी कोई फूल है, इसके इधर और इसके इधर। मान लीजिए कोई कीट आया और यहाँ पर बैठा और इसके युग्मकों को लिया और इसके वर्तिकाग्र में ले जाकर यहाँ पे छोड़ दिया, मतलब इसके परागकण को लेकर के दूसरे पुष्प के क्या किया, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में ले जाकर छोड़ दिया, तो यह प्रक्रिया जो होती है यह क्या कहलाती है जी, यह परपरागन कहलाती है। और एक ही पुष्प के जो परागकण होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में चले जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं भाई, स्वपरागन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में आप लोग जानबे करते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि लैंगिक और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जनक की आवश्यकता होती है, अर्थात जनक के शरीर के किसी इकाई भाग से एकल संतति का निर्माण होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, स्वपरागन और परपरागन तो पढ़िए लिए। कायिक जनन क्या होता है, तो कायिक जनन होता है शरीर में कोई भी भाग जो नया जीव जनन कर सकता है। ठीक है, यानी कि कायिक भाग अगर पौधों में बोला जाए तो कायिक भाग उनमें उसे वैसे को बोला जाता है जो अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, और फूलों पर कीट क्यों मंडराएंगे, फूल अगर पूछा जाएगा फूलों पर कीटों के मंडराने का कारण क्या है, तो फूलों पर कीटों के मंडराने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं कि कीट फूलों की सुंदरता के कारण उन पर मंडरा रहे हों, ये कीटों को फूल से शहद तथा मकरंद प्राप्त होता है, और कई फूल जो होते हैं सुगंधित होते हैं जिनके कारण कीट उनकी ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और एक क्वेश्चन है कि पुनर्जनन किसे कहते हैं, यानी कि पुनर्जनन प्रजनन की अलैंगिक विधि होती है। इस प्रक्रिया में अगर जनक जीव का शरीर यदि कहीं से कट जाता है तो कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा पुनर्जनित हो जाता है। मान लीजिए किसी का शरीर वहां पे कट जा रहा है, फिर से वह उसका जन्म हो जा रहा है, तो उसे पुनर्जनन कहते हैं। और अपने शरीर के किसी से पूरी तरह से एक नया जीव बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। 57 नंबर प्रश्न है, मतलब अगर बोला जाए कि अगला प्रश्न क्या है, तो द्विखंडन और बहुविखंडन किसे कहते हैं। तो यह विखंडन का प्रक्रिया होता है। विखंडन प्रक्रिया मतलब तो जीव का कोई जो, यह अलैंगिक जनन का एक विधि है जिसमें जीव का कोई जो शरीर होता है वह टूट करके दो खंडों में बढ़ जाता है या दो से अधिक खंडों में बढ़ जाता है, एक नया जीव का निर्माण कर लेता है, उसे विखंडन कहते हैं। और द्विविखंडन और बहुविखंडन में पूछेगा तो द्विखंडन में जो जीव विभाजित होकर के दो दो हिस्सों में टूट जाता है और दो जीव बनाता है, और बहुखंडन में बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है, बहुत सारे जीवों का निर्माण करता है। ठीक है, अगर बोलेगा आपसे क्वेश्चन की अपरा यानी कि प्लेसेंटा क्या होता है, इसके क्या कार्य हैं, यह माँ की यूटेराइन वॉल की गर्भ से जोड़ता है, उसी के सहारे माँ के शरीर में भोजन और ऑक्सीजन भ्रूण में पहुंचता है, और भ्रूण में बनी जो CO2 तथा वर्ज्य पदार्थ होते हैं इसकी अपरा द्वारा माँ के शरीर में पहुंचाया जाता है। देखिए, जब बच्चा जो क्या होता है जी, वह गर्भाशय में होता है, तो गर्भाशय में यहाँ पे क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। ठीक है, इस प्लेसेंटा और यहाँ पे क्या होता है, बच्चा होता है। ठीक है, इसी प्लेसेंटा की मदद से क्या किया जाता है, इस माँ के द्वारा इस बच्चे को क्या किया जाता है, पोषण दिया जाता है, यानी कि उसको किस चीज की जरूरत है, यानी कि संवहन की प्रक्रिया। मान लीजिए इसके भोजन की जरूरत है तो इसे भोजन मिलता है, खनिज लवण मतलब एक तरह से बोले तो इसको पोषण का तत्व मिलता है। अगर इसको सर्जन की जरूरत है इसी प्लेसेंटा के कारण होता है। और जब बच्चा का प्रसव हो जाता है, जब इसका डिलीवरी हो जाता है तो इस क्या किया जाता है, इस प्लेसेंटा अपने आप निकल जाता है, या इसको डॉक्टर क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि यह जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो यह एक उत्सर्जी पदार्थ हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अनुवांशिकता और जैव विकास वाले चैप्टर में। ठीक है, अगर बोलेगा कि लिंग गुणसूत्र क्या है, तो मानव में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में आपके कि पुरुष में कौन से गुणसूत्र होते हैं, यानी कि मेल में
मेल में कैसे गुणसूत्र होते हैं, तो 44 प्लस XY, ठीक है। अगर बोला जाएगा कि फीमेल में कैसे गुणसूत्र होते हैं, फीमेल में कैसे गुणसूत्र होते हैं, तो 44 प्लस XX, ठीक है। अगर बोला जाए कि दोनों को मिलाकर के कितने गुणसूत्र होते हैं, मतलब फीमेल में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ा में बोला जाए तो 33 दूनी क्या होता है, 33 दूनी क्या, 23, 23 दूनी क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। और मेल में कितने होते हैं, 23 जोड़े क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बोला जाए कि मेंडल के प्रयोगों की कैसे पता चला कि विभिन्न विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, वंशानुगति होते हैं। तो मेंडल ने 2 विभिन्न विकल्पी लक्षण वाले मटरों के पौधे का चयन करके उनसे पता लगाया कि लंबे जो पौधे होते हैं तथा बौने पौधे का संकरण करा करके प्राप्त जो संतति में लंबे और जो बौने पौधे की गणना की जा सकती है। और प्रथम जो संतति पीढ़ी होता है में कई पौधे मध्यम ऊंचाई का नहीं होता, मध्यम ऊंचाई का नहीं होता, सभी पौधे लंबे होते हैं। अगर 2 लक्षणों में से कोई एक पैतृक लक्षण का दिखाई दिया तथा जो दूसरी पीढ़ी F2 के सभी जो पौधे लंबे नहीं थे बल्कि उनमें से 1/4 पौधे क्या थे, बौने थे, और इससे स्पष्ट होता है कि लैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण के 2 विकल्प का स्वतंत्र रूप से वंशानुगति होता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि एक किसका प्रकार होता है, तो डीएनए जो होता है, डीएनए और आरएनए होता है, एक राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और डीएनए का क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। या न्यूक्लिक एसिड का दोनों क्या होता है, प्रकार होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा समजात और समवृद्धि अंग किसे कहते हैं, तो समजात अंग का मूल रचना उत्पत्ति एक समान होता है, लेकिन जो समवृद्धि अंग होते हैं इन अंगों की जो मूल रचना और उत्पत्ति होती है वह समान नहीं होती है। और इनके कार्य समजात अंग के कार्य क्या होते हैं, समान नहीं होते, लेकिन जो समवृद्धि अंग होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। रेट्रोवायरस क्या होता है भाई, तो रेट्रोवायरस जिन विषाणुओं से या वायरसों से क्या होता है, अनुवांशिक तत्व यानी डीएनए नहीं होकर आरएनए होते हैं, उन्हें रेट्रोवायरस कहते हैं। और एड्स के कारण HIV रेट्रोवायरस, तो मतलब एड्स जो बीमारी आप लोग देखे होंगे, मतलब देखे नहीं बोले, कोई पीड़ित होगा तो एड्स बीमारी से जो भी पीड़ित होता है तो वह रेट्रोवायरस जो होते हैं उसी कारण से क्या होता है, एड्स की बीमारी फैलती है, ठीक है। समजात अंग का बात तो अभी कर भी किए कि जीव जंतुओं के वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना होती है एक समान होती है, लेकिन जो उनके कार्य होते हैं अलग अलग होते हैं, उसे समजात अंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो हमारा पर्यावरण वाला चैप्टर है इसको आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है, कि इसमें निम्नकरणीय क्या होते हैं और जैव अनिम्नकरणीय क्या होते हैं, और उपभोक्ता क्या होता है। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही रन देते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का चैप्टर इतना ही रहता है, और कुछ चैप्टर होते हैं जो हमारे पर्यावरण, ये सब आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग, अब एक बायोलॉजी हो ही गया, क्या हो गया, और केमिस्ट्री भी हो ही गया, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग फिजिक्स का तैयारी करेंगे, मतलब फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे। वो फिर उसके बाद एक बार क्या करेंगे, जिस दिन आपका साइंस का एग्जाम होगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिलाकर यानी कि साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो आपके चर्चा किया जाएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।